बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल और बड़े अरसे बाद हमें टाइम मिला है जी मौलाना मुआविया आज़म तारक भाई से। तो मुआविया भाई इजाज़त है एक सख्त सवाल पूछने की, इशू है इस तरह के। सवाल उसूली हो तो वो सख्त नहीं होता, असूली होगा। हाँ। मुआविया भाई क्या वजह है कि कोई भी हुकूमत आती है उसे ये कादियानियों के हवाले से सुकून नहीं आता, कोई ना कोई छेड़खानी होती रहती है। जब से ये पीटीआई की हुकूमत आई है ये दूसरा वाक़या हो गया है। आप पंजाब में उनके इत्तेहादी भी हैं, एक रिलीजियस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग आपका बैकग्राउंड है, तो आपके वर्कर तो कहते होंगे ना कि यार ये क्या है, इन्हें कोई समझाने वाला नहीं है। असल मसला ये नहीं है कि इस हुकूमत में दूसरी दफ़ा हो गया या पिछली हुकूमत में भी होता रहा या उससे पिछली हुकूमतों में होता रहा। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर, कादियानियों ने पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर अपनी लॉबी इतनी मजबूत कर ली हुई है कि हमारे लोगों को ख़बर उस वक़्त पहुंचती है जब उसका ततिम्मा लिखा जा रहा होता है। और उस वक्त जब, ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है ना, हमारे लोगों में एक गैरत ईमानी है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से इश्क और मोहब्बत की वजह से आखिर में ही बेशक इतला मिले, जैसे ही हमारे लोग बेदार होते हैं तो फ़ौरन जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हक़ आता है तो बातिल भाग जाता है। लेकिन वो लोग जिस तरह से कई दिहाइयों से अपनी मेहनत कर रहे हैं और बहुत बेहतर जगहों पर पहुँच कर वो अपना कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है हुकूमतों को इल्ज़ाम देना चाहिए कि उनकी आंखें बंद क्यों थी या सुस्ती क्यों हुई, गफलत क्यों हुई। लेकिन इससे ज़्यादा हुकूमतों को इस नासूर का जो मुस्तकिल हल निकालना है ना, वो इस तरह से नहीं होगा कि आप वजारत चेंज कर दें, आप वक्ती तौर पे कहें जी नहीं जी वो बस कहीं से आ गया था तो हमें पता नहीं चला। नहीं, उन मुहर्रिकात को तलाश करें। वो जो लोग थे, जहाँ थे, जिस स्टेज के भी लोग हों, जब तक उनको हम वाकई करार वाकई सज़ा नहीं देते उस वक्त तक इनका रास्ता बंद नहीं होगा। और एक मुसलमान के लिए अपने नबी से बढ़कर और है क्या। अगर बिलफर्ज को कादियानी किसी ऐसी जगह पर बैठा हुआ है कि उसको हिलाना जुलाना ज़रा मुश्किल है, तो हमें एक लम्हे के लिए ये सोचना चाहिए कि मैंने इसको हिलाना है या अपने नबी की शिफात को लेना है। हमें तो अपने नबी की शिफात चाहिए। इसलिए तमाम चीज़ों की बाद में सबसे पहले नामूस रिसालत के हवाले से इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। और यही वो काम हैं जिनके करने से हम वबाई मसाइब से भी निकल सकते हैं और जुमला मसाइल में भी हमारे लिए गैब से आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। 4 से 5 कबीना के अरकान का तो वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूरुल हक़ कादरी साहब ने भी कह दिया है कि मैंने तो मुखालफत की थी, लेकिन फिर ये नोट कैसे लिखा गया। और 5 से 6 वज़रा का उन्होंने, मुशीरान का उन्होंने कहा भी है जो कबीना के मेंबरान थे। तो क्या उन्हें मंजर आम पर नहीं लाना चाहिए? ये तो वही हो गया कि जब पिछली हुकूमत में हुआ था, मुल्क जाम हो जाता है, इससे कारोबारी ज़िंदगी भी मफलूज होकर रह जाता है। तो इसकी सरकोबी के लिए आप क्या सुजेस्ट करते हैं? देखिए, ये हुकूमतें और कारोबार और अफरा तफरी, ये सारी बातें बहुत छोटी छोटी बातें। मेरे नबी की इज़्ज़त का मसला कायनात का सबसे बड़ा मसला है। इसलिए पिछली हुकूमतों में या इस हुकूमत में जिन लोगों ने भी इस तरह की हरकत की है, अगर पिछली हुकूमत वाले एहसास ज़िम्मेदारी और अपनी ईमानी ज़िम्मेदारी को पूरा करते तो आज ये वक्त ना आता। और ये हुकूमत अगर बेहतर तौर से अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करे तो आइंदा ऐसा वक्त नहीं आएगा। किसी भी हुकूमत को ये काम तो करना है, तो फिर उसको क्यों नहीं करना चाहिए जिसने वोट ही रियासत मदीना के नाम पे लिए हैं। तो रियासत मदीना के जिन्होंने नाम पे वोट लिए, अब उनको सोचना चाहिए कि अब ताजदार मदीना की बात आ रही है। तो रियासत मदीना वालों पे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ताजदार मदीना की नामूस की बात भी करें और उसके पीछे जो लोग हमला करने वाले हैं किसी भी शक्ल में हों, अगर यहाँ बेनकाब नहीं होंगे तो फिर कहाँ होंगे। नवे भाई ये बताइएगा कि आपकी नज़र से गुजरा होगा ये एक नई डिबेट ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर शुरू हुई, राजा दहर के हवाले से और फिर मोहम्मद बिन कासम के हवाले से, और उन्हें हीरो बना के पेश किया जाता रहा। कुछ हमारे यहाँ पर अब सोशल मीडिया, कुछ उलमा इकराम ऐसे आ गए हैं कि जो तारीख़ को मसक कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप कि इन शरपसंद अनासर के? देखिए, कुरान कहता है वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। कुरान ने फ़ैसला किया है कि अगर कोई इस्लाम के अलावा दीन लेके आएगा ना तो वो अल्लाह के दरबार में काबिल कबूल नहीं है। हमें किसी भी चीज़ को परखने से पहले ये ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए कि उस बंदे का मोहम्मद की ग़ुलामी में मकाम कहाँ है। सबसे पहले किसी आदमी का बुरा, अच्छा, ऊंचा, नीचा होना, सबसे पहले ये देखा जाए कि ये मोहम्मद करीम का ग़ुलाम है या नहीं है। ये हम पता नहीं किन बहसों में चले जाते हैं। तो मैं तो दोस्तों से ये कहूँगा कि इन चीज़ों से बचें
اور سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کس نے ہمارے نبی کے ساتھ وفا کی ہے، بس ہم اس کے پیچھے ہیں۔ ہونا آیا تو آپ ٹرینڈ سیٹر تھے اپنے ضلع میں، جنہوں نے سینیٹائزر گیٹ لگایا، پھر جراثیم کش جو ہے وہ موٹر سائیکل گیٹ لگایا، تو ہم نے یہ ڈسکس بھی کیا، ویڈیو بھی بنائی کہ اگر معاویہ اعظم طارق کے جو ماڈل ہے اسے اپنا لیا جائے اپنے اپنے حلقے میں تو بہت سارے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ کوئی ایم پی یا ایم این اے حضرات جو ہے اس طرح کا ماڈل اپنانے کو تیار نہیں ہے۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مذہبی رہنما یہ اقدام کر رہا ہے اس لیے وہ یہ ماڈل اپنا نہیں سکتے، یا نیت کا فطور ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں جتنے بھی میرے کولیگ ہیں، ایم پی ایز ہیں یا ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ایم این ایز ہیں، وہ ساری اپنے اپنے وسائل میں رہ کے اپنے لوگوں کی خدمت کر رہے ہوں گے۔ بہت سے ایسے لوگ مجھے ملے ہیں جھنگ میں جن کا سیاسی کسی بھی جماعت سے تعلق نہیں، لیکن انہوں نے اپنے محلہ کے غریب لوگوں میں بڑی تعداد میں راشن تقسیم کیا، اور میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ جتنے بھی میرے ایم پی ایز ہیں، منسٹرز ہیں، بھائی ہیں، انہوں نے بھی اپنے اپنے علاقوں کے اندر بڑی تعداد میں لوگوں تک راشن پہنچایا ہوگا، انہوں نے بھی بڑی تعداد میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ بعض چیزیں میڈیا پہ آ جاتی ہیں، بعض نہیں آتی، تو میرا خیال یہی ہے کہ انہوں نے اپنی مشکل میں ڈوبی ہوئی اس عوام کو تنہا نہیں چھوڑا ہوگا۔ اعظم بھائی کی باتیں آپ نے سنی، ایکچولی پنجاب کی سیاست پر ہم بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن پھر کبھی ان سے بات کر لیں گے۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔